देखो, मानव का जो व्यक्तित्व है उसको समझने के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार से अपने व्यक्तित्व को प्रकट करता है। प्रत्येक समाज, विद्यालय और अभिभावक अपने बालकों के व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से हर समय प्रयास करते रहते हैं कि इसका व्यक्तित्व का विकास हो जाए। विद्यालय एक महत्वपूर्ण विद्यालय जो है उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वह अपने छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व का समुचित विकास करे। वास्तव में व्यक्तित्व पर ही व्यक्ति का समायोजन और जीवन में उसकी सफलता जो है वह निर्भर करती है। नॉर्मली अगर बोलचाल की भाषा में हम लोग समझें तो व्यक्तित्व का जो तात्पर्य होता है वह बाह्य आकार, व्यक्ति का डील डॉल, उसका रंग रूप, यह सामान्य बोलचाल की भाषा में इसी को व्यक्तित्व कहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, केवल व्यक्तित्व जो है वो मनोविज्ञान में इतना सीमित नहीं है। मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में व्यक्तित्व जो है केवल बाहरी डील डॉल या रंग रूप या आकार प्रकार ही व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि एक मिनट मैं थोड़ा रुकूंगा, एक फोन अटेंड करके फिर बताता हूँ तुम्हें। और तुम लोग आपस में कुछ डिस्कस करो तो कर लो। शिवानी। हाँ बोलो। नमस्ते। चलिए अब रोटी सी दिखे।
राहुल तुम कहाँ चले आए आज? राहुल, आवाज मेरी जा रही है? हिमा हिमांशी सुन पा रही हो मुझे? यस सर। ये अटेंड करके चला गया कहीं? फोन रख करके चला पता गया? नहीं सर। चलो ठीक है, हम हमें एक कॉलेज से एक कॉल आ गई थी, उसमें मैं चला गया था, तो अब फिर से शुरू करता हूँ। तो मैं व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों से बात कर रहा था कि जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, उस सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व को केवल बाहरी डील डॉल, उसका बाहरी आकार प्रकार, रूप रंग, यहां तक ही हम सीमित रहते हैं। लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में, मनोविज्ञान या एजुकेशन में, हम व्यक्तित्व को केवल इतना ही नहीं समझते। ठीक है, तो ये तो हम व्यक्तित्व को मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में क्या समझते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर इस क्लास में होगी। देखो विद्यार्थियों, इसके पहले भी हम लोग बात किए थे कि व्यक्तित्व जो है वो अंग्रेजी में पर्सनालिटी शब्द जो है उसका हिंदी है। जो पर्सनालिटी शब्द है, पर्सनालिटी में तुम लोगों को कई बार पर्सनालिटी शब्द का इस्तेमाल तुम लोग अपने बातचीत में करते होगे। तो वास्तव में ये पर्सनालिटी शब्द आया कहाँ से? यह लैटिन भाषा का एक शब्द है, पर्सोना। इसको जरूर याद रखा करो हर समय, जब भी व्यक्तित्व के बारे में बात करनी हो तो व्यक्तित्व का आप कर सकते हैं चर्चा। सारी विद्यार्थियों, बीच बीच में डिस्टरबेंस हो जा रहा है, तो तुम लोगों को मैं ये कह रहा था कि पर्सोना जो शब्द है इसको ध्यान रखना है। आवाज मेरी सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। हाँ, तुम में से कोई जो है एक स्क्रीनशॉट खींच लिया करो बीच में, जब ज्यादा संख्या में विद्यार्थी रहा करें तो स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। मेरे कंप्यूटर में हम स्क्रीनशॉट खींच नहीं पाते, पता नहीं कैसे इसका करना होता है, और मुझे बाद में क्लास के बाद भेज दिया करो, कॉलेज में भेजना पड़ता है उसको। ठीक है, तुम में से कोई सर कहाँ चले गए बच्चा तुम? सर थोड़ा घर पे काम चल रहा है, इसके वजह से थोड़ा नहीं क्लास ले पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना घर का काम काज देखो, शरीर बनाओ, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी। नहीं सर, शरीर अब तो बन ही रही है, पढ़ाई भी चल आज रही तो गलती से आ गए हो तो अब पढ़ लो, पढ़ना चाहो तो, नहीं मन करे तो चले जाना। जब तक हो तब तक में एक आध स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज देना। ठीक है? है। ओके सर। हाँ, ओके जब तक सर। हो, हम जानते हैं कि पूरे टाइम नहीं रहोगे, तुम्हारा फोन ऑन रहेगा और तुम कहीं घूमते टहलते रहोगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर, क्लास करते हैं सर। पढ़ाई के प्रति बच्चा बहुत गंभीर नहीं हो, मुझे बहुत कष्ट है। कोई बात नहीं नहीं, सर। चलेगा। लेकिन ये अच्छा तुम लोगों के लिए अपने से नहीं है, सेकेंड ईयर का वैसे भी परीक्षा नहीं होनी है, या जो कुछ भी तुम पढ़ जी। रहे हो ये सिर्फ तुम्हारे ज्ञान के लिए है और ज्ञान यस सर। प्राप्ति के लिए है। इसका कोई लाभ परीक्षा के लिए नहीं है, लेकिन आपके व्यक्तित्व के लिए है। और जी प्रिय सर। विद्यार्थियों, व्यक्तित्व के विकास में जो जो सबसे प्रमुख बात है, जो सबसे पहले मैंने कहा कि व्यक्तित्व जो होता है वो तुम्हारे व्यवहार से प्रकट होता है। और ये जो जितनी भी पढ़ाई लिखाई होती है, लेक्चर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, ये सब कुछ तुम्हारे हाव भाव और व्यवहार को बदलने के लिए होते हैं। और यह सारे व्यवहार तुम्हारे पॉजिटिव साइड में जाएं, तुम्हारे अंदर सारी पॉजिटिविटी आए, और तुम जब भी बोलो, बात करो, खड़े हो, चलो फिरो, घूमो टहलो, कुछ भी करो, तुम्हारा कोई भी बिहेवियर हो, उससे तुम्हारे व्यवहार के
प्रकट करने के तरीके और व्यवहार प्रकट करने से तुम्हारे व्यक्तित्व का अगला आकलन कर लेता है। और जहां तक मनोविज्ञान की बात मैं कह रहा था, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को अंग्रेजी का जो पर्सोना है उसके साथ जोड़ करके भी देखते हैं। वास्तव में जो पर्सोना शब्द है उसको लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मुखौटा या नकाब या चेहरा, जो शरीर के घोली होली पे अक्सर देखते हो मुंह पे लगा लेते हैं लोग। तो ये जो पर्सोना जो शब्द है वह चूंकि मुखौटा है, बाहरी मुखौटा है, इसलिए यह भी जो है बाह्य व्यक्तित्व को ही समझने का अवसर देता है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज हम कहेंगे कि इसको अगर बहुत अच्छी सी व्याख्या करी जाए तो इस बात की व्याख्या में ये बात आ जाएगी कि जो हमारा या तुम्हारा या किसी का भी व्यक्तित्व होता है, वह व्यक्तित्व प्रतिक्षण या प्रतिक्षण ना कहें तो अलग अलग कालांतर में, अलग अलग समय अंतराल में हमारे रोल्स बदल जाते हैं। यहाँ पर मुखौटे का जो मतलब है विद्यार्थियों, मुखौटे का जो अर्थ है वह ऐसी बात है कि मुखौटे में एक मुखौटा हो गया, वो मान लो किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन का रोल किया, किसी फिल्म में उन्होंने किसी और तरह का रोल किया, किसी फिल्म में कुली का रोल किया, किसी फिल्म में एक सामान्य क्लर्क का रोल किया, किसी फिल्म में टीचर का रोल किया। तो यह अलग अलग जो रोल है उनके, वह अलग अलग तरह का उनका मुखौटा है। और ये तो एक अभिनेता के बारे में है एग्जाम्पल, लेकिन हर किसी का अलग अलग अपना रोल होता है। जैसे अभी तुम लोग इस समय क्लास में हो, तो क्लास में क्या हो, एक विद्यार्थी के रूप में हो, विद्यार्थी के रूप में हो और विद्यार्थी का एक्टिंग भी कर रहे हो, मतलब विद्यार्थी जैसा दिख रहे हो। तो जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे तुम घर पे होगे और घर पे जो तुम्हारा भाई है उसके साथ तुम भाई का बिहेव करोगे, भाई जैसा दिखोगे, भाई का रोल प्ले करोगे। कोई बहन है तो उसके साथ बहन का रोल प्ले करोगे, कोई माँ है तो वहाँ माँ का रोल, माँ और बेटे का रोल प्ले करोगे। तुम्हारे घर में कोई नौकर है तो नौकर के साथ जब बात होगी तो उसके साथ मालिक और नौकर का रोल प्ले करोगे। दादी हैं, चाचा हैं, भाई है, कोई भी है, जो भी है, हर व्यक्ति का एक ही दिन में अलग अलग समयों में अलग अलग तरह का रोल होता है और उन अलग अलग समय के रोल को प्ले करते समय वह अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाता रहता है। तो व्यक्तित्व में पर्सोना को भी अगर हम देखें तो पर्सोना से भी कई चीजें जो हैं सामने निकल के आती हैं कि पर्सोना जो शब्द है वह मुखौटे से मतलब है उसका, और मुखौटा का यह मतलब है कि हम अपने पूरे जीवन में तो कई तरह के रोल प्ले करते हैं, एक ही दिन में या एक दो दिन या एक सप्ताह में हमारे अलग अलग तरह के विभिन्न रोल होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सुंदर एवं आकर्षक रंग रूप से युक्त अथवा विभिन्न विशेषताओं और योग्यताओं को देखकर ही व्यक्ति के प्रभावी व्यक्तित्व का निर्णय नहीं किया जा सकता है ना। जैसे किसी साइकिल का पहिया, हैंडल, चैन, टायर ट्यूब या अन्य पुर्जे जितने भी हैं वह एक विशिष्ट व्यवस्था का रूप ग्रहण करते हैं, ठीक वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक और चारित्रिक गुण सभी अपने अलग अलग रूपों में व्यवस्थित होकर, संगठित होकर व्यक्तित्व का रूप धारण करते हैं। तो जैसा शुरू में ही हिमांशी ने परिभाषा बताई, वो रक्षिता ने परिभाषा बताई थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसमें कई चीजें उसने शामिल किया था। लेकिन सही तो बात यह है कि जो चीज छूट भी जाए उस तरह के गुणों का भी सम्मिलित स्वरूप ही व्यक्तित्व है। मूलतः
परिभाषाओं में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, चारित्रिक आदि अनेक गुणों की चर्चा होती है, लेकिन इसमें जो चीज छूट जाती है जैसे राजनीतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, इन सब चीज को भी जोड़ते हुए जितने भी पक्ष व्यक्तित्व के होते हैं वह सारे गुणों का इकट्ठा मिश्रण ही व्यक्तित्व है। क्लियर हुआ कि व्यक्तित्व क्या है? यस सर। इसका डिटेल अपने कॉपी पे लिख करके मुझे भेजना और इसके साथ कुछ परिभाषाएं जरूर लिखना। परिभाषाओं में कम से कम 4 से 5 परिभाषाएं लिखना, ठीक है? अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं किताब में मिल जाएगा, ठीक है? एक बहुत अच्छी परिभाषा, सबसे छोटी सी परिभाषा वैलेंटाइन की है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है ना? ये सबसे सरल सी और सबसे अच्छी सी परिभाषा है, बहुत छोटी सी। जी सर। इसका मतलब सर वुडवर्ड ने तो कहा था। क्या कहा था वुडवर्ड ने? सर व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व है। तो ये तो बात है ही है, लेकिन संपूर्ण व्यवहार जो है वह संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व है कह लो, चाहे ये कह लो कि संपूर्ण व्यवहार से उसके व्यक्तित्व का अंदाज लगता है। जो व्यवहार हम प्रकट करते हैं उसमें सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक सब चीजें आ जाती हैं, तो वो सब कुछ मिला जुला करके व्यक्तित्व बनता है। व्यक्तित्व इन तमाम गुणों का संगठन है, ठीक है? व्यक्तित्व इन सारे गुणों का एक संगठन है, ठीक है? तो तुम लोग इसकी डिफिनीशन जोड़ते हुए व्यक्तित्व क्या है इस पर तुम लोग अपनी बात को मुझे शार्ट में 2-3 पेज में, शार्ट का मतलब 1 पेज नहीं, शार्ट का मतलब 2-3 पेज में लिख के भेजोगे, ठीक है? इसके बाद तुम लोगों को इसी में जल्दी जल्दी में मैं बता दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें जो चीजें, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा हो सके तुम जान लो और इसको नोट भी करते रहना। एक मनोवैज्ञानिक थे आलपोर्ट, उन्होंने 1937 में व्यक्तित्व पर बहुत गहराई से अध्ययन किया और इनकी जितनी परिभाषाएं थी, सारे लोग, सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जैसा अभी ये बता रही थी कि व्यवहार, समस्त व्यवहारों को ही व्यक्तित्व कहते हैं, तो कई लोगों की अलग अलग परिभाषाओं को इन्होंने कंपाइल्ड किया और ये बताया कि सारी व्यक्तित्व की जो परिभाषाएं हैं उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग को हम जैव भौतिक कहते हैं और एक भाग को जैव सामाजिक कहते हैं। तो आलपोर्ट ने परिभाषाओं का विभाजन किया है, परिभाषाओं के लिए बताया है कि कुछ मनोवैज्ञानिक इसको, व्यक्तित्व को जैव सामाजिक मानते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक इसको जैव भौतिक मानते हैं, ठीक है? तो यह एक बात है। दूसरी बात, एक चीज और भी है, तुम लोगों को ये बताना था कि जो भारतीय संदर्भ जो है, हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट जो है क्या है, पर्सनालिटी को लेकर भारतीय सोच क्या है, इसको जरूर तुम लोग नोट करना, या फिर बाद में इस वीडियो को सुन करके फिर से देखना, बार बार सुन करके इसको समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छी बात इंडियन कंटेस्ट में किया गया है। ये भारत में ये जो व्यक्तित्व है, इसकी परिभाषा मनोवैज्ञानिकों ने जो बाद में दिया, इसको भारतीय चिंतन पहले ही जानता था। भारतीय संदर्भ में व्यक्तित्व को इस तरह से कहा गया कि व्यक्ति को बाहर से कुछ भी सिखाया या पढ़ाया नहीं जा सकता, व्यक्ति के अंदर ही समस्त ज्ञान अंतर्निहित है, आत्मा के प्रकाश से ही वह ज्ञान उद्दीप्त होता है, मस्तिष्क को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है जो कि जीव की आत्मा में सुप्त ज्ञान के रूप में पहले से ही गुप्त ना हो। मतलब जो मनोविज्ञान में कहा जाता है कि बाहर की जो बातें हैं वही केवल व्यक्तित्व नहीं है, उसको भारतीय ज्ञान परंपरा ने बहुत पहले ही कह दिया था। बहुत पहले अरविंद ने भी ऐसे ही कुछ कहा था, वेदों में भी ऐसे कहा गया था, और बाद में विवेकानंद ने इसको बहुत क्लियर किया कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।
इसका मतलब यह है कि किसी के अंदर ही बहुत कुछ रहता है, वह प्रकट कितना होता है, जितना वो प्रकट होता है वही उसका व्यक्तित्व होता है। वास्तव में ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं होता जो अंदर नहीं होता। इसका मतलब राहुल यह कि तुम जो कुछ हो, तुम्हारा कोई भी शिक्षक तुम्हारे अंदर वही जो कुछ है उसी को बाहर निकाल पाएगा, अलग से कुछ नहीं कर पाता है। बस इतना कोशिश जरूर उसकी होती है कि जो कुछ अंदर है अच्छाइयां वो बाहर आ जाए। ठीक है मीनू, इसको समझना कि जो कुछ तुम्हारे अंदर है वही बाहर आएगा, जो कुछ नहीं है उसको हम अलग से ला करके नहीं निकाल सकते हैं। कायनात, इसका इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर लें तो इसमें यह कह सकते हैं कि जैसे नींबू के पेड़ से अमरूद नहीं फल सकता है, इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है या किसी व्यक्ति के अंदर होता है, भारतीय ज्ञान परंपरा में यह कहा जाता है कि व्यक्तित्व से वही चीजें प्रकट होती हैं, माहौल जो होता है सामाजिक वातावरण वह उसको प्रकट होने में मदद करता है, लेकिन प्रकट वही होता है जो पहले से ही उसके अंदर होता है। ठीक है, तो इसको बहुत लंबे उसमें समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि व्यक्तित्व के बारे में भारतीय जो संदर्भ है वो ये कहता है कि पहला जो होता है वो अन्नमयी कोश होता है व्यक्तित्व में, दूसरा प्राणमयी कोश होता है, तीसरा मनोमयी कोश होता है, चौथा विज्ञानमयी कोश होता है और पांचवा आनंदमयी कोश होता है। और इसी को कल हम लोग पढ़ रहे थे मास्लो के सिद्धांत में। मास्लो के सिद्धांत में पहले जो है हम लोग बात कर रहे थे कि मनुष्य अपनी शारीरिक आवश्यकता पूरी करता है, फिर उसके बाद सुरक्षा की बात सोचता है, सुरक्षा की समस्या पूरी होने के बाद समाज की बात सोचता है, फिर उसको आत्मबोध की जरूरत होती है, फिर लास्ट में वह अपने अंदर की जो अनुभूति है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो भारतीय व्यक्तित्व की परंपरा में भी अन्नमयी का मतलब अनाज से संबंधित, खाने पीने से संबंधित है, प्राणमयी कोश का मतलब सुरक्षा से संबंधित है, मनोमयी कोश का मतलब समाज से संबंधित है, विज्ञानमयी कोश का मतलब आत्मबोध से संबंधित है, और आनंदमयी कोश का मतलब है कि सब चीजों से वह परे होते हुए ईश्वर में रमने लगता है और अपने होने के अर्थ को तलाशने लगता है। वह बाहरी जगत में सब कुछ पा जाता है, लेकिन भीतरी जगत में अपने आप को पाने की कोशिश में लग जाता है, उसको लास्ट में फिर चीजों में आनंदमयी कोश समझ में आने लगता है। इसको बहुत डिटेल में भारतीय संदर्भ में समझाया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, स्थूल शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच की स्थिति, सूक्ष्म शरीर, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इसके बीच की स्थिति, कारण शरीर और महाकारण शरीर या जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इन सब के साथ इसको विभिन्न तरह से समझाया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब कभी कभी एमए की क्लास में व्यक्तित्व की बात की जाएगी तब इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब जो तुम लोगों के कोर्स में है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी ही क्लास खत्म भी करनी होगी। जो व्यक्तित्व के कारक हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि आज ही इसको हम व्यक्तित्व के कारकों को भी समाप्त करना चाहते हैं। व्यक्तित्व के मुख्य रूप से 2 कारक हैं। तुम लोगों को आइडिया है कौन कौन से कारक हैं? कायनात, व्यक्तित्व के 2 कारक हैं। सब पर्यावरण और वंशानुक्रम। गुड, वेरी गुड। पर्यावरण या वातावरण और दूसरा वंशानुक्रम। बहुत बढ़िया, शाबाश। व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए 2 कारक हैं, एक वातावरण और एक वंशानुक्रम। इसको कोई और क्लियर करेगा? सर, वातावरण के अनुसार विद्यार्थी को जैसे वातावरण मिलता है उसका रहना, खाना, स्वभाव उसका वैसे परिवर्तित होता रहता है, जैसा वातावरण होता है शाबाश, ढल जाता है उसी वातावरण में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और वंशानुक्रम का क्या मतलब है? सर वंशानुक्रम में उसकी शारीरिक रचना इंसान की और उसकी ग्रंथियां और बुद्धि, ये सारे प्रभावित होते हैं इन सब चीजों से। और जो भी शरीर की रचना है वह हमारे माता पिता या माता पूर्वजों से प्राप्त होता है।
जी सर। तो मोटे मोटे तौर पर तुम लोगों को ये समझना है कि व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए दो प्रमुख कारण हैं, दो प्रमुख कारक हैं, जिसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो इसमें दो कारकों में प्रमुख रूप से पहला कारक जो है वह तो जो व्यक्तित्व के दो कारक हैं प्रमुख रूप से, एक वातावरण और दूसरा वंशानुक्रम, बल्कि कहो पहला वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। तो हमारा या तुम्हारा या किसी का भी जो शरीर है, जो व्यक्तित्व है, इन्हीं दोनों के द्वारा निर्मित होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पशु जो होते हैं वह इस तरह से प्रशिक्षित हो जाते हैं कि उनका जो व्यवहार होता है वह काफी हद तक मानव के द्वारा नियंत्रित हो जाता है। या कई ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां पर किसी दूसरे तरह के माहौल के कारण तमाम पशुओं का भी आचरण या मनुष्य के बच्चे का भी आचरण पशुओं जैसा होने लगता है। तो इन दोनों चीजों का असर है पर्सनालिटी पर, वंशानुक्रम का भी असर है और वातावरण का भी असर है। इसके कुछ विशेष जो वंशानुक्रम में अलग से तत्व हैं, वंशानुक्रम के अंदर, जैसा कि अभी आयशा ने बताया कि इसमें शरीर रचना आती है, मतलब तुम्हारी शरीर का जो भी कंस्ट्रक्शन है वह हमें वातावरण से नहीं प्राप्त होता, वह हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। वंशानुक्रम क्या होता है जानते हो ना? वंशानुक्रम मतलब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने का जो कारण है, माता पिता हमारे जो हमारे जन्म लेने के कारण है, माता पिता के गुण सूत्रों से हमें अपने माता पिता के गुण सूत्रों से हमें अपने व्यक्तित्व में वो गुण सूत्र वंशानुक्रम के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और उन हमारे माता पिता के पास जो गुण सूत्र आते हैं वह उनके माता पिता के द्वारा आते हैं, और उनके माता पिता के पास जो गुण सूत्र आते हैं वह उनके माता पिता से आते हैं। तो वो जो गुण सूत्र हैं, उन गुण सूत्रों का जो उनके अंदर जो ट्रेट्स या प्रॉपर्टीज होती हैं, वह प्रॉपर्टीज एक दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर होती रहती है। जैसे किसी की नाक किसी के दादा से, नाना से या पापा से या मम्मी से मिलती है, किसी की आंख किसी से मिलती है, किसी का रंग वैसे होता है। अगर आप एक पीढ़ी तक नहीं तो पिछली कई पीढ़ियों में कहीं ना कहीं से शरीर की रचना उससे प्रभावित होती है। या फिर कोई बायोलॉजिकल परिवर्तन भी हो जाता है तो वह कुछ अलग तरह का भी चीजें आ जाती हैं, लेकिन वह कभी कभी होता है। आमतौर पर वंशानुक्रम का जो मामला है वह पूरी तरह से शरीर रचना को प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं हमारे शरीर की, जो ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे शरीर में कई तरह के स्वास्थ्य से जुड़े हुए होते हैं, वह भी कई बार हमें अपने पूर्वजों से ही प्राप्त होते हैं। अक्सर तुम लोगों को सुनाई देता होगा जब घर में कोई बीमार होता है, रक्षिता, यस सर। जब कभी डॉक्टर के पास जाती हो या मम्मी जाती हैं या दादी जाती हैं तो कोई नानी जाती हैं, तो वो डॉक्टर पूछते नहीं है कि आपको डायबिटीज तो नहीं है? तो डायबिटीज के बारे में पूछते हुए फिर वो कुछ और पूछते हैं कभी? हिमांशी, डायबिटीज जब पूछते हैं डॉक्टर तो यह भी पूछते हैं तुम्हारे घर में तो किसी को डायबिटीज नहीं था, तुम्हारे मम्मी पापा को तो डायबिटीज नहीं था। तो यह मतलब ये होता है कि डायबिटीज या इस तरह के जो रोग हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण ट्रांसफर हो जाते हैं। जो रोग किसी को आंख की प्रॉब्लम थी उसके घर में, तो उसके बाद में जो अगले पीढ़ी है उसको भी अक्सर आंख की समस्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये तुम लोग मान कर चलो कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वह भी वंशानुक्रम के कारण डिपेंड करती हैं। और हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, पूरा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में क्या चीज आती है? पूरा शरीर का जो हमारे बॉडी का सेंसरी वो है, पार्ट है, सेंस या बुद्धि,
बुद्धि के अलावा नर्वस सिस्टम में कभी भय, क्रोध, दया, करुणा, इन सब चीजों के जो भाव आते हैं वह नर्वस सिस्टम के कारण आते हैं। तो यह भी कई बार हमें वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होता है, और बुद्धि तो वंशानुक्रम से प्राप्त ही होती है। तो ये चार जो कारक हैं वंशानुक्रम के, ये व्यक्तित्व को बनाने में डिपेंड करते हैं। इन चार कारक जो वंशानुक्रम से संबंधित हैं। इसी तरह से वातावरण से भी संबंधित चार कारक हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है आपका घर का वातावरण, है ना। घर का वातावरण तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तैरुन्निसा, घर के वातावरण के अलावा तुम्हारे व्यक्तित्व को और क्या प्रभावित करता है? आदिल, घर के वातावरण के अलावा और तुम्हारे व्यक्तित्व को क्या प्रभावित करता है? कायनात, आवाज नहीं जा रही क्या? आवाज आ रही है सर। तुम बताओ, घर के वातावरण के अलावा और क्या प्रभावित करता है हमें? सर सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण से पहले हमको ये कहना चाहिए कि हमारा जो पास पड़ोस है ना, जो हमारा पड़ोस है, घर के बाद पड़ोस शुरू होता है। जैसे हमारे व्यक्तित्व पर असर किसका पड़ता है? सबसे पहले असर पड़ता है घर का, फिर उसके बाद पड़ोस का, फिर उसके बाद किसका पड़ता है मीनू? विद्यालय। गुड। फिर दीक्षा किसका पड़ता है? के बाद सर समाज का